नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत स्वागत करता हूं अपने नए चैनल पर। हाल के पिछले दिनों में 28 मई को विधि सावरकर जयंती मनाई गई, जिसमें दो पक्ष में लोग बट गए हिंदुस्तान के। एक तो भारत के हीरो मानते सावरकर को और दूसरे भारत के विलेन। आखिर ये हीरो है या विलेन? आखिर आज हम बताएंगे आपको क्या सच्चाई है इसके पीछे की। हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तानी आज भी सावरकर को दो तरह के चश्मे से देखते हैं। पहला तो ये भारत को ही विलेन मानते हैं और दूसरा ये जो भारत की हीरो मानते हैं सावरकर को। कहीं भी आप बैठ जाइए, गली मोहल्ले चाक चौराहे पर यही डिस्कस होती रहती है कि भारत सावरकर के लिए हीरो थे या विलेन, और बहस आके ही थम जाती है। मैं भी आपको यही बताऊंगा कि सावरकर भारत के लिए आखिर हीरो थे या विलेन। इन सब की आज पड़ताल करेंगे और सच्चाई के साथ जानेंगे कि आखिर सावरकर हीरो थे या विलेन या कुछ और। ये उनके लिए खास इंपॉर्टेंट बात होगी जो सावरकर को देश विरोधी बताते हैं और अपने आप को सच्चा देशभक्त दिखाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भागुर गांव के ग्रासिक जिले में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सावरकर की सजा 25 साल की उम्र कैद की हुई थी, लेकिन उन्हें 9 साल 10 महीने के बाद उनसे जेल से छोड़ दिया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या किया गया था जो 25 साल की सजा 9 साल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था? कहा जाता है कि सावरकर को जब जेल शिफ्ट किया गया था अंडमान निकोबार, तो वो काफी डर गए थे। वहाँ के जेल कायदे कानून नियम देखकर वो काफी सहम गए थे। बताया जाता है कि सावरकर अपने 9 साल की सजा के समय में 6 बार अंग्रेजी सरकारों से माफीनामा पत्र भेजा और उन्हें माफी शायद मिल भी गई थी। तर्क ये भी दिया जाता है कि उनकी जिस कमरे में उनकी सजा काट रहे थे, उनके नीचे फांसी की सजा दी जाती थी और महीने में कम से कम 3 से 4 लोगों की सजा दी जाती थी। इसके डर से भी शायद उनका मन बदल गया हो। इसका असर सावरकर पर साफ पड़ा। उन्हें अंग्रेजी सरकारों से गुहार लगाते थे कि उन्हें इंडिया के किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए या सरकार के काम करने की हैसियत से वो किसी भी पद पर काम करने के लिए तैयार है। क्या आपको पता है, सावरकर ने कहा था कि सरकार अंग्रेजी सरकारों की संवैधानिक व्यवस्था, उनके कायदे कानून से वो काफी सहमत है और उनके साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। शायद इसी का नतीजा था कि काला पानी का सजा काटते समय 30 मई 1919 को उनको पत्नी और उनके छोटे भाई से मिलने की इजाजत दी गई थी। हालांकि बाद में सावरकर और उनके समर्थकों ने इस बात को माफी मांगने के तरीके को इस तरह से सही ठहराया कि उनका एक रणनीति का हिस्सा था। तर्क देने वाले तो ये भी कहते हैं कि आखिर माफी मांगने का विकल्प तो भगत सिंह के पास ही था, लेकिन उन्होंने आखिर ऐसा क्यों नहीं मांगा? क्या मजबूरी थी सावरकर के पास जिन्हें माफी मांगने तक लेकर चले और अंग्रेजों के सामने झुक भी गए? इसके जवाब में वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर कहते हैं कि भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है। भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फैसला किया था, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था उन्हें फांसी की फंदा चाहिए। दूसरी तरफ वीर सावरकर के एक चतुर क्रांतिकारी थे। उनकी कोशिश रहती थी कि पीछे रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। मेरा मानना यह है कि सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो जो करना चाहें कर सकेंगे। कुछ लोगों ने समझा कि सावरकर अंग्रेजी शासन के साथ मिलकर उनके हाथ काम करने लगे। ये बात कुछ हद तक सच भी थी। आखिर कोई किसी को क्यों पेंशन देगा, वो भी 60 रुपए पर महीने के हिसाब से? क्या आपको पता है अंग्रेजी शासन से एकमात्र पेंशन लेने वाले भारतीय थे विधि सावरकर। जब सावरकर को यरवदा जेल से उन्हें रिहा किया जा रहा था, तब उनसे 2 शर्तों पर लिखित हस्ताक्षर लिए गए थे। पहला तो ये किसी को राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरा वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। एक लेखक निरंजन तकले बताते हैं, सावरकर ने वायसराय ललित ठगों के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का सामान्य उद्देश्य गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। शायद ये बात आप तक कभी न पहुंचा हो, जो कि ये 100% सत्य बातें हैं। सावरकर की छवि इतनी तक धूमिल नहीं हुई थी जहाँ तक इस गांधी के हत्याकांड में उनका नाम आने के बाद हुई। धक्का उनको तब लगा जब 1949 में गांधी की हत्या के साथ उनको 8 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ भी कहिए, घटना के बाद सावरकर के ऊपर से कलंक कभी नहीं मिटा। कपूर कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है कि सावरकर की जानकारी के बिना गांधी की हत्या हो नहीं सकती। 1966 के बाद सावरकर हिंदुस्तान के लिए एक पोलराइजिंग फिगर बनकर रह गए। ये आपको समंजस में हमेशा से डाल सकता है कि आखिर भारत के लिए सावरकर हीरो थे या विलेन। ये आपको डिसाइड करने में हमेशा से कंफ्यूजन होते रही है और होते रहेगी। जाते जाते आपको मोदी सरकार से जुड़ी एक कहानी सुनाता। कहानी मतलब की वाकया। जब मोदी सरकार जीतकर सत्ता में आती है तो विधि सावरकर को सम्मान देने के लिए उनके चित्र के पास पहुंचती है। उन्होंने अनजाने में पीठ महात्मा गांधी की तरफ कर लिया था, क्योंकि चित्र उनके सामने बिल्कुल लगी हुई थी। ये सुनकर शायद थोड़ा सा आपको अजीब लगे, लेकिन ये आज की राजनीति की वास्तविकता है। यदि आप विधि सावरकर को मानेंगे तो गांधी को झुठलाना पड़ेगा, यदि गांधी को मानते हैं तो विधि सावरकर को झुठलाना होगा, जो कि आज के लिए कड़वी सच्चाई है। एक बात यहाँ से निकल कर आती है कि एक साथ एक समय पर दोनों को आप नहीं अपना सकते। यदि गांधी को मानते हैं तो विधि सावरकर को झुठलाना होगा, और यदि सावरकर को मानते हैं तो गांधी को झुठलाना होगा। दोनों एक साथ नहीं चला सकते। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।